Hello everyone, a very warm good evening to all. Welcome to your स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. माई सेल्फ इज निष्ठा और हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में. इसमें हमने थियरीज की बात कर ली थी. तो किस तरीके से हम आगे इस सिलेबस को बढ़ा रहे हैं. तो आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन. अब ये टॉपिक कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम सिलेबस की ओर देख लेते हैं, क्योंकि जब तक से सिलेबस के बारे में हमें आइडिया नहीं होगा. हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें सिलेबस को, PYQ को, स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रख करके पढ़ना है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस. सो जब हम सिलेबस को देखेंगे तो पहला जो टॉपिक आपको हमें पढ़ना है वो है कि हमें अप्रोचेस कवर करने थे, जो कि हमने कवर कर लिए हैं बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में. इनफैक्ट वो भी अप्रोच कवर किया है जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे. यानी कि मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी वजह से आपको अपनी तैयारी में कोई भी इतनी सी भी कमी जो है ना वो रह जाए. तो हमने सारे अप्रोच को कवर किया. हमने लिबरलिज्म को देखा, हमने रियलिज्म को देखा, हमने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को देखा, हमने नियो लिबरलिज्म को देखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियलिज्म, हमने नियो रियलिज्म को देखा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिज्म, हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को देखा, क्रिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन थियरी को देखा, फेमिनिज्म को देखा और पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इन सारे थियरी को हमने कवर कर लिया है. जो सेकेंड यूनिट हमें कवर करना है इंटरनेशनल रिलेशन में, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस जो टॉपिक है उसके यूनिट 5 में, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, उसमें आपका जो सेकेंड यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अवधारणाएं. किसके? राज्य के, राज्य की व्यवस्था से रिलेटेड, और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि गैर राज्य अभिनेता के बारे में. हमें शक्ति के बारे में पढ़ना है, सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ना है, यानी कि संप्रभुता के बारे में पढ़ना है. सिक्योरिटी दो टाइप्स के हमें पढ़ने हैं, जैसे कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक. अब ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली जब ये सिलेबस को देखोगे, ये सेकेंड यूनिट, इसके कुछ कुछ टॉपिक जो है ना देखने में तो ऐसा लगेगा ना कि ये आपकी पॉलिटिकल थियरी वाली ही चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है. यानी कि आप फटाफट क्या करोगे, ओपी गाबा का बुक खोलोगे और लगेगा कि यहाँ का स्टेट है जो ना वो भी इसी तरीके से पढ़ना है. बट एक्चुअली ये आपको सेपरेटली इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में दे रखा है. तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से कैसे पढ़ें, पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे. क्योंकि जब हम स्टेट की बात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में करते हैं, जब हम इन नॉन स्टेट एक्टर की बात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी बैकग्राउंड को समझें, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जो कि पॉलिटिकल थियरी से अलग हो जाते हैं. तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं. और फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स बिल्ड करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन में डिबेट होते हैं स्टेट के चारों तरफ, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. और इसीलिए हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो है स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन. यानी कि राज्य को तो आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो थियरी के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषय में कैसे जो राज्य है उसको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे. तो अपने लेक्चर को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो PYQ जनरली जो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं वो है मोस्ट फेमस नॉन स्टेट एक्टर के बारे में. यानी कि आप जो देखते हो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर, जैसे मान लीजिए कि ISIS, ठीक है, और आपको बोको हरम जो करेंटली अभी न्यूज़ में है, ठीक है. तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, या फिर आप जो इम्पोर्टेंट MNCs हो गए, ठीक है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी जो है ना आपको क्या करना है, इन सब के बारे में भी आपको जानना है. तो नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट के अलावा जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये जनरली आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. और ये अभी क्यों न्यूज़ में है और किन किन एरिया से वो रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, इनके बारे में आपको जानना है. जनरली जो पूछे जाते हैं वो है सिविल सोसाइटी, ठीक है. थर्ड जो नॉन स्टेट एक्टर में आते हैं वो है सिविल सोसाइटी, जैसे कि इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी, इसके बारे में भी हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो डिसीजन होता है, निर्णय को प्रभावित किया, इनके मुख्य रोल किस तरीके से प्रभावित किया, और कौन कौन से सिविल सोसाइटी हैं. जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है स्टेट, और वो जो है ना अभी स्टेट कैसे उनको राज्य रिकॉग्निशन मिलता है, कौन सा जो स्टेट है ना अभी हाल ही में उसको रिकॉग्निशन मिला. तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि
विच कंट्री इज द रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द स्टेटहुड, अभी कौन सी कंट्री जो है ना, सॉरी किस देश को अभी राज्य का दर्जा अभी हाल ही मिला। तो आप देखो कि 2011 में साउथ सुडान को इट्स कंसीडर एज द स्टेट। ठीक है, तो जैसे न्यूज जो कि आप करंट अफेयर में उनके बारे में आपको जानना है, इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विषय में कैसे जो राज्य होते हैं प्रभावित करते हैं, इसी विषय में हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे पढ़े कैसे, क्योंकि जब आप बेलिस एंड स्मिथ उठा के देखोगे तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को ग्लोबलाइजेशन में आपको लिंक कर दिया गया है। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन में आपके साथ लिंक्ड है। तो ये जो स्टेट है, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये सिविल सोसाइटी हैं, इनको हम सेपरेटली कैसे पढ़ें। तो आपको क्या करना है, एंड्रू हेवुड हिंदी मीडियम, आई होप आपको कोई बुक मिले, बट मैंने जनरली जो मेरे बच्चे कहते हैं राजेश मिश्रा, आप देखना उसमें अगर आपको ये टॉपिक मिले तो यू कैन कवर फ्रॉम दिस। बट प्लीज जो ओपी गावा का जो राज्य है वो इस राज्य के सिद्धांत से थोड़ा अलग है, कैसे अलग है इसके बारे में हम देखेंगे, और PYQ लास्ट में एनालाइज करके देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने देखा कि ये जो टॉपिक है वो एंड्रू हेवुड से आपका कवर होगा। चैप्टर 5 और 6 जो है ना वो स्टेट के बारे में है, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में है और सिविल सोसाइटी के बारे में है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से उठा सकते हो, या फिर आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके इन चैप्टर्स को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब जो है ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ हमें अपने सोर्स को जानना है और उस स्टैंडर्ड बुक को रेफर करके ही पढ़ना है। जब ये बात हो गई कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो अब आते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो जब हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं तो इसमें स्टेट पढ़ना क्यों जरूरी है, नॉन स्टेट एक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, सिविल सोसाइटी पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये आपके टॉपिक में क्यों दिया गया है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखोगे ना, जब आज आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप देखोगे ये कैसे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ठीक है, जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो जो है इनके इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे आप देखो टेररिज्म से रिलेटेड कोई रूल हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से जो NGOs हैं, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में जो आज का जो इन्फ्लुएंस है वो नॉन स्टेट एक्टर का वो भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कैसे हमारे डिसीजन को नॉन स्टेट एक्टर प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आज आप देखोगे ना कि समय समय के साथ पहले जो स्टेट था ना, जब आप हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग जानोगे तो हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग से, यानी हॉब्स क्या कहते हैं, स्टेट को लेवाइथन के रूप में देखते हैं। अब ये जो लेवाइथन का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि आज जो है ना, आप आज का स्टेट है वो उनका काम एज अ वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, तो ये जो तब्दीली आई है राज्य के कॉन्सेप्ट्स में, राज्य के जो कॉन्सेप्ट्स होता है, जो उनके मीनिंग्स होते हैं, वो जो चेंजेस आए हैं, इनके बारे में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखोगे कैसे राज्य चेंज हुआ है। ओपी गाँव में आप इनके थियरी को देखोगे, कैसे जो राज्य उत्पन्न हुआ, उसके राज्य के मेन कंपोनेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनकी थियरी के बारे में। बट ये जो चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वो आपको भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के या वैश्वीकरण के आसपास आपको देखने को मिलता है, और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहा है धीरे धीरे करके, उनके बारे में हम देखेंगे। प्लस में आप देखो कैसे वैश्वीकरण और स्टेट के बीच में डिबेट ऑफ स्टेट्स एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय विषय के बारे में बात करते हैं तो आप जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट से संबंध कैसा है, और ये चीज़ें आप तभी जानोगे जब आप स्टेट के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में आप समझोगे। तो हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से राज्य जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इम्पैक्ट हो रहा है, और वो ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है और खुद जो है ना इम्पैक्टेड हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, फिर आप आगे देखोगे तो हमें क्या पढ़ना है, पावर, स्टेट का पावर कैसा है, फिर कैसे सिक्योरिटी जो है ना चेंज करना है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यही रीजन है कि जब तक से आप स्टेट को नहीं जानोगे, जब तक से राज्य को नहीं जानोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो संपूर्ण अध्ययन है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा ना रियलिज्म में क्या कहा, रियलिज्म में उन्होंने स्टेट को केंद्र में रख करके बातें कही।
तो केंद्र को जानना जरूरी है। बट यही चीज है जब आप क्रिटिकल थियरी में देखोगे तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो जरूरी नहीं है केंद्र है, इसके अलावा जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं उनको भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कल्चर को ध्यान में रखा, उन्होंने फेमिनिज्म ने नारीवाद को भी ध्यान में रखा। तो इस तरीके से कैसे जो थियरी होती है ना वो राज्य की अलग अलग संकल्पनाएं, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने रखती है। तो स्टेट्स जो कि आप ओपी गौबा बुक से आपको बचपन से पढ़ाते आया जा रहा है, जो आपने ग्रेजुएशन से पढ़ा है कि स्टेट के 4 जो होते हैं ना वो घटक होते हैं। और ये 4 घटक, 4 कंपोनेंट्स कौन है? एक तो गवर्नमेंट, यानी हर स्टेट कहते हैं ना फेस। गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट का एक फेस होता है, फेस वैल्यू, ठीक है। आप मैथ्स में पढ़े होगे, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है उसका हिडन वैल्यू, ठीक है। तो जो आपको स्टेट देखना है तो क्या होता है, स्टेट जो का आप गवर्नमेंट के थ्रू आप उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो गवर्नमेंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। उनके सिटीजन से मिलकर के स्टेट बनता है। और सॉवरेनिटी और टेरिटरी, ये जो है ना 4 घटक, ये स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से स्टेट बनता है। इसी से जो है ना आपकी राज्य की संकल्पना जो है होती है वो पूर्ण होती है। अब ये राज्य की संकल्पना, ये जो डेफिनेशन है, ये जो 4 घटक है, ये कहाँ पे आया? ये जो है ना आर्टिकल 1 ऑफ मॉन्टविडियो जो कि उरुग्वे में है, 1933 में कहा गया कि किसी भी राज्य को उसकी रिकॉग्निशन, उसको दर्जा हासिल करने के लिए 4 घटक होना चाहिए। एक है गवर्नमेंट, एक है सिटीजन, और उसके बाद टेरिटरी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है उसकी संप्रभुता। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इन 4 घटकों में सबसे इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है? तो वो है आपका संप्रभुता, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय विषय में संप्रभुता जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कैसे जब एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो कैसे संप्रभुता पे, कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है, कैसे वैश्वीकरण से जो स्टेट की संप्रभुता है उसकी धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये संप्रभुता का कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें जो है ना 4 घटकों के बारे में ये आपको मॉन्टविडियो कन्वेंशन उरुग्वे 1933 में, जिसमें राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ स्टेट के बारे में जिक्र किया गया, तो उसमें सबसे पहले स्टेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में जिक्र किया गया। तो ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है अंतरराष्ट्रीय विषय में माना गया कि इसकी उत्पत्ति जो हुई वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से कैसे हुआ? आपको पता है कि 30 ईयर वॉर, ठीक है, 30 ईयर वॉर जब हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपने देखा जब 30 ईयर वॉर 1648 में खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया संधि हुई, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि हुई जो कि जर्मनी में है, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि हर स्टेट की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, वो क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। अब ये जो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आया ना, और वहां से सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि अगर हमारी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया, और इसी की वजह से अगर आप किसी दूसरे स्टेट पे आप अटैक करते हो, फिर वहां से आप देखो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरीके से स्टेट का धीरे धीरे जन्म हुआ, सॉवरेनिटी का जन्म हुआ, टेरिटरी का जन्म हुआ, सिटीजन का जन्म हुआ। और जब सिटीजन रहेंगे तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट आए। तो इस तरीके से स्टेट सॉवरेनिटी जो है ना धीरे धीरे करके हमारे अंतरराष्ट्रीय विषय में आया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विषय में एक और चीज आई, वो है भूमंडलीकरण। यानी कि देखते देखते ये जो स्टेट है वो क्या करने लगे, एक दूसरे से ट्रेड के थ्रू, एक दूसरे से आइडिया के एक्सचेंज के थ्रू, एक दूसरे से रॉ मटेरियल के थ्रू, एक दूसरे से क्या करने लगे, दे स्टार्ट लिंकिंग टुगेदर। और इसी को कहा गया ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की, कैसे बॉर्डर टेरिटरी जो है ना फॉर्म हुआ, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्टेट के बॉर्डरलेस होने की, ठीक है, यानी हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। और इसी ये विरोध क्या है, कैसे जो ये विरोध जो है ना अंतरराष्ट्रीय विषय में देखा गया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जब भी हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जब भी हम संप्रभुता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि संप्रभुता जो है ना इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इंटरनल सॉवरेनिटी, यानी कि राज्य की आंतरिक संप्रभुता, और एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि उसकी बाहरी
संप्रभुता। तो इंटरनल एक्सटर्नल ये जो वर्ड है ये डिफाइन कर रहा है। इंटरनल मतलब क्या होता है कि राज्य जो है कैसे अपना कानून, अपना लॉ, अपना ऑर्डर ये मेंटेन कर रहा है और किस तरीके से सिटीजन के जितने भी ग्रेवियंसेस हैं, उनके विरोध है, उनको वो संभाल रहा है। अगर वो ऐसा करने में सक्षम है तो वो राज्य क्या कहलाएगा, वो सक्सेसफुल राज्य कहलाएगा। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है, राज्य जो होता है, राज्य अपनी संप्रभुता को दूसरे के अटैक से बचाता है, यानी कि सिक्योरिटी उसको चाहिए, तो वो कहता है एक्सटर्नल संप्रभुता। ठीक है, तो एक्सटर्नल संप्रभुता के बारे में, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो एक्चुअली जब भी आप अंतरराष्ट्रीय विषय पढ़ोगे, जब भी आप अंतरराष्ट्रीय विषय पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे ना कि कैसे राज्य जो है, राज्य के पास उतनी पावर होनी चाहिए कि खुद को वो दूसरे के अटैक से बचा सके। और यही बात रियलिज्म भी कहता है। रियलिज्म कहता है स्टेट को क्या करना चाहिए, एक ही स्टेट का गोल है, वो है सर्वाइवल। यानी कि खुद को, आपने पढ़ा था ना 3S, स्टेट क्या करता है, स्टेटिज्म, वो अपनी जो राज्यता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। सेल्फ हेल्प, वो अपनी रक्षा खुद करता है। और वो क्या करता है, सर्वाइवल पे ध्यान देता है। तो ये 3S जो है ना, हमने रियलिज्म में पढ़ा था। तो इंटरनल सॉवरेनिटी यानी कि स्टेट जो है ना किस तरीके से लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जिसमें आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे, किस तरीके से राज्य जो है अपने संबंध को दूसरे राज्य से अच्छे से निभा रहा है, और फिर किस तरीके से डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन अटैक को वो हैंडल कर रहा है, उसमें हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के बारे में देखते हैं। तो ये हो गई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पंगा कहाँ पे होता है, पंगा आता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण से आता है कुछ ऐसा कि ये जो पहले स्टेट जो थे ना, खुशी से अपने अपने चीज़ों को निर्वाह कर रहे थे, बट ये जो सिनेरियो है वो आइडियल सिनेरियो है, क्योंकि आपको पता है ये जो विश्व है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसी कनेक्टेडनेस को आपने देखा 1990 LPG रिफॉर्म में। ठीक है, यानी कि हर स्टेट क्या करेगा, वो ट्रेड के लिए WTO के कन्वेंशन में थ्रू आपको क्या करना है, ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, अपने बॉर्डर्स को ओपन करना है। और उसी के बाद आया भूमंडलीकरण, यानी कि ये स्टेट इनसे ट्रेड कर सकता है, ये स्टेट यहाँ से, ये स्टेट यहाँ से, यानी कि सब क्या हो गया, हौच पौच हो गया। ठीक है, तो देयर इज अ वेब ऑफ इंटरेक्शन हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो दैट्स वाई द स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट्स जो टेरिटरी है, इनके रोल पे क्वेश्चन मार्क लाया गया कि क्या ये जो स्टेट है वो भूमंडलीकरण के आने से धीरे धीरे स्टेट की पावर जो है वो कम हो रही है। इसके बारे में हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं जब भी हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कम हो रही है, किस तरीके से कम हो रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम धीरे धीरे करके देखेंगे। बट आप समझ जाइए कि जब स्टेट और ग्लोबलाइजेशन का डिबेट हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से डिबेट आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है स्टेट के संप्रभुता का, क्या कि यानी कि अगर मान लीजिए कि दूसरा स्टेट, या फिर आप देखते हो यूएन कोई रूल लाता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना रहता है, यू हैव टू फॉलो दिस। यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट को डिसीजन लेने का, अपनी जो सॉवरेनिटी है वहां पे धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टेट अभी भी सॉवरेन है? क्या आपको WTO में आपको अपने ट्रेड जो है ना, अपने बॉर्डर ओपन करने हैं, तो क्या हम तब भी कह सकते हैं स्टेट सॉवरेन है? ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब क्वेश्चन की गई। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप IMF की पॉलिसी लाओ, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, या फिर आपको क्या होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करते हो, ठीक है, जिसमें आप लोन लेने की बात करते हो। तो उनमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने कंट्री में LPG लिबरलाइजेशन करके कुछ रिफॉर्म लाने पड़ते हैं, उस कंडीशन को फॉलो करना रहता है। तो तब भी आप क्या कहते हो कि क्या स्टेट सॉवरेन है? तो इस तरीके से भूमंडलीकरण जब आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो स्टेट की सॉवरेनिटी पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क लगा उनके फॉरेन पॉलिसी पे कि क्या वो अब जो फॉरेन पॉलिसी जो है ना अपने अपने हित के लिए ले रहे हैं या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। क्वेश्चन मार्क आया कि अब जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्टेट कैसे जो है ना अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सकता है। तो धीरे धीरे जो है ना ये डिबेट जो है ना ये जड़ पकड़ने लगी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में।
और इसी के बारे में हम देखेंगे स्टेट सिस्टम कैसे वर्क करता है ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे स्टेट सिस्टम की बात की जा रही है। तो जो ये स्टेट सिस्टम तब आया जब आप देखते हो कि जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ, यानी कि आप धीरे धीरे देखोगे स्टेट जो है ना अपनी इंडिपेंडेंस लेने लगी अफ्रीका का, फिर धीरे धीरे ईस्ट एशियन कंट्री 1947 के बाद ब्रिटिश जो है ना ये कॉलोनीज जो है ना धीरे धीरे डीकोलोनाइज होने लगी और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगी। तो स्टेट की इंडिपेंडेंस, स्टेट की राइट्स मिलने लगी। और फिर कैसे ये स्टेट जो है ना धीरे धीरे, जो कि 1950 में जब यूएन फॉर्म हुआ 1945 में, देयर इज ओनली 50 स्टेट, फिर देखते देखते 2009 में ये जो स्टेट हो गए 192 स्टेट्स हो गए। तो ये जो रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है, ये जो है ना स्टेट पे धीरे धीरे जो स्टेट्स है ना वो बढ़ने लगे। और ये जो स्टेट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट आप देखते हो ना कि समय के साथ क्या हुआ, स्टेट जो है ना रिकॉग्निशन के लिए डिमांड करने लगी। जैसे कुछ भी स्टेट अभी भी लाइन में, जैसे ताइवान हो गया, कोसोवो हो गया, साइप्रस हो गया, दीज स्टेट्स हैव देयर ओन कैपेसिटी टू हैंडल द स्टेट। जो 4 कंपोनेंट्स आपने पढ़ा ना, इनके पास सिटीजन है ऑफकोर्स, इनके पास गवर्नमेंट है, यस देयर इज, उनके पास क्या है सॉवरेनिटी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ चाइना, उनके पास क्या है, उनके पास टेरिटरी है अपनी। तो कुछ जो घटक है ना अभी भी क्या है, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्या रिकॉग्निशन के लिए, स्टेट के रिकॉग्निशन के लिए, राज्य की जो है ना आपको रिकॉग्निशन के लिए, राज्य के मान्यता के लिए क्या दूसरे स्टेट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मॉन्टविडियो कन्वेंशन हुआ तो उसमें आर्टिकल 3 में लिखा गया कि यह जरूरी नहीं है कि हर राज्य जो है ना अपने अधिकार, अपने रिकॉग्निशन के लिए ना दूसरे स्टेट का जो है ना वो ले, मान्यता ले। आपको क्या करना है चाहिए, इन चारों घटक को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, इतनी सफिशिएंट आप हो कि आप अपने जो सिटीजन हो उनकी हर विशेष को आप फुलफिल कर रहे हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जा रहता है सॉवरेनिटी का, ठीक है। और इसी वजह से जब ये सब चीजें जो होती है ना ये मिल जाती है तब आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो। तो ऑफकोर्स रिकॉग्निशन बाय द अदर कंट्री इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्लस में इन चारों कंपोनेंट्स को आपको फुलफिल करना है, तभी आप क्या होगे, तभी आप इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक स्टेट का दर्जा मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ डिबेट्स हैं, अभी भी कुछ स्ट्रगल होते हैं स्टेट को लेकर के या स्टेट को सेपरेट होने के लेकर के, अलगाववाद जैसे चीजें होती हैं, ये सब आपको पॉलिटिकल थियरी में पढ़ना है। बट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विषय में हम देखेंगे कि कैसे जो है ना स्टेट जो है वो समय के साथ अपनी मान्यता को लेने के लिए स्ट्रगल करता है। तो जब हमने थियरी की बात कर ली है, तो थियरी जो है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय में थियरी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट होता है। तो कैसे ये थियरी जो है ना वो स्टेट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट की जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी जो थियरी है उसको कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं, इसी के बारे में देखेंगे। तो जब भी हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद या फिर उदारवाद वो क्या करते हैं, स्टेट को केंद्र में रख करके वो बातें करते हैं। तो ये जो दोनों है रियलिज्म और लिबरलिज्म, ये कहते हैं स्टेट जो है वो मेन है, ठीक है। और ये स्टेट कैसा है, एक ब्लैक बॉक्स है, यानी कि ये जो स्टेट है ये पूरा एक स्टेट है, इसमें ना तो सिविल सोसाइटी है, इसमें ना तो क्या है थर्ड एक्टर है, ये स्टेट क्या है, एक स्टेट है जो कि ब्लैक बॉक्स है। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एक आई थिंक कंप्यूटर में आप देखोगे तो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, एक चीजों को समझते हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में आप जो भी चीज पढ़ोगे समझोगे वो स्टेट के थ्रू समझोगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको ना दूसरे घटक जैसे कि सिविल सोसाइटी इन सब चीजों को लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे रियलिज्म लिबरलिज्म उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्टेट है वो क्या है, ब्लैक बॉक्स है, ठीक। इतना ब्लैक बॉक्स, ये आप इसके आर पार जो है ना, आप इसके अंदर क्या है इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट आप स्टेट को क्या देखो, एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखो। ये स्टेट है, यूएस है, तो आप यूएस को देखो, वहाँ के सिटीजन, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के पीपल्स, वहाँ की कल्चर, इन सब की अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। स्टेट इज अ स्टेट एंड दैट स्टेट इज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्टेट क्या है, एक यूनिटरी है, एक इकाई है, ठीक है। और इसका जो मेन एम है कि अपने आप को सरवाइव करने में इस अनार्कियल वर्ल्ड में, ठीक है। और उन्होंने कहा ये स्टेट कैसा है, एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। और स्टेट को समझना बहुत भी जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय विषय में। आप इसके घटकों को नहीं समझे, सिर्फ स्टेट को देखें, ठीक है। यहाँ पे हमने समझा स्टेट का एक नैरो मीनिंग।
क्योंकि हमने देखा कि स्टेट सिर्फ राज्य से मिलकर नहीं बनता है, उसके गवर्नमेंट से मिलकर नहीं बनता है, उसके अंदर और भी घटक है जैसे सिविल सोसाइटी, नॉन स्टेट एक्टर। और इसी वजह से आपको इस चैप्टर में आपको हमें क्या पढ़ना है, सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो पहले जो मेन स्ट्रीम थियरी थे वो क्या करते थे, स्टेट को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखते थे। और इसी के विरोध में क्रिटिकल थियरी है, उन्होंने कहा कि हमें कल्चर्स को पढ़ना है, हमें प्लूरल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ स्टेट को पढ़ के आप अंतर्राष्ट्रीय विषय के संपूर्ण समस्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि स्टेट इज अ ब्लैक बॉक्स, ये बातें रियलिज्म ने कही। फिर उसके बाद जब लिबरलिज्म आया तो लिबरलिज्म ने कहा कि स्टेट्स क्या है, स्टेट जो है ना ट्रांसनेशनल कॉपरेशन, मार्केट, इनको उन्होंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया कि ये जो स्टेट है वो क्या करता है, इनका जो है लिंकेजेस होते हैं ना, ये स्टेट क्या करता है, फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, और इनका जो कोऑपरेशन होता है वो टीएनसी, इन सब को इन्होंने इंक्लूड किया। और ये कहा कि जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है ना ब्लैक बॉक्स है, ये सब कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेट को माना, बट उन्होंने इंस्टीट्यूशन, उन्होंने सिविल सोसाइटी, आप नियो अगर आप देखोगे ना, सॉरी नियो लिबरलिज्म में, तो उन्होंने क्या कहा, सिविल सोसाइटी को ध्यान में रख करके एनजीओज ये सबको कंसीडर किया, और उन्होंने स्टेट को भी माना। जब क्रिटिकल व्यू लेते हैं, यानी कि जब मार्क्सिज्म पढ़ोगे ये सब, तो उन्होंने इन चीज़ों को कंप्लीटली क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया कि ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही नैरो है। और उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग आप दे रहे हो ना, सिर्फ स्टेट को समझ के आप अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये बहुत ही अधूरा है। क्योंकि आप देखो ये स्टेट में जो गवर्नमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लोगों की व्यू को रिप्रेजेंट करें, यानी जो गरीब तबका है, यानी जो मजदूर वर्ग है, उनके व्यू को भी स्टेट रिप्रेजेंट करे। ये जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से मिलकर बना है, पूंजीवादी वर्ग से मिलकर बना है, और ये जो है ना सिर्फ पूंजीवादी की सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको कम्प्लीटली निगेट कर दिया। और यही चीज़ें जो है ना आप क्लासिकल क्रिटिकल थिंकर्स की देखोगे, स्टेट के बारे में उनके क्या अवधारणाएं हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं स्टेट के बारे में, जब आप अंतर्राष्ट्रीय विषय को स्टेट और उसकी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हो। तो रियलिज्म ने स्टेट के बारे में कहा कि स्टेट ब्लैक बॉक्स है, लिबरलिज्म ने कहा कि टीएनसीज, मार्केट, इनको भी जोड़ दीजिए, क्रिटिकल थ्योरी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है ना ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना, क्योंकि स्टेट जो है ना वो आप कैपिटल सोसाइटी से मिलकर बने हैं, तो स्टेट जो है ना, उन्होंने कहा कि स्टेट जो है ना, ये जो स्टेट की अवधारणाएं हैं वो गलत है। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें आ गई, तो अभी आया हमारा कि स्टेट का कॉन्सेप्ट्स कैसे अलग अलग थिंकर्स ने, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने थियरी में देख लिया कि उन्होंने स्टेट की अवधारणाएं कैसे थी, बट कुछ कुछ थिंकर जो कि आपको ओपी कॉवा में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए वेबर ने कहा, क्या कहा, मैक्स वेबर ने कहा कि स्टेट क्या है, स्टेट वो है जिनके पास मोनोपोली है लेजिटिमेट वायलेंस का। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो वायलेंस आप करते हो, यानी कि वायलेंस पे आपका लेजिटिमेट वायलेंस है, लेजिटिमेट राइट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना कि स्टेट हैज ए मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस, यानी कि वैध हिंसा पर राज्य का एकाधिकार है, यानी कि राज्य जो है वो हिंसा कर सकता है, और ये हिंसा कैसा होना चाहिए, लेजिटिमेट है, लोगों द्वारा उसे पावर मिला हुआ है। ठीक है, ऑथोरिटी है। तो लेजिटिमेसी, ऑथोरिटी, पावर, ये भी तीनों अलग टर्म है। इसके बारे में हम जब पावर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैक्स वेबर ने कहा कि स्टेट जो होता है, स्टेट के पास लेजिटिमेसी होता है वायलेंस को कंट्रोल करने का, वायलेंस को देखने का, वायलेंस को लाने का। तो ये सब चीज़ें जो है ना स्टेट के एक वायलेंट रूप को दिखाने की, स्टेट्स के पास जो होता है ना एक लेजिटिमेसी होता है, ये बातें ना मैक्स वेबर ने कही। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझ लो पुलिस, या फिर आप बीएसएफ को देख लो, या फिर आपस्पा, उनको कुछ स्पेशल राइट मिलते हैं जिससे वो क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि दे आर डूइंग वेलफेयर फॉर द पीपल और कंट्रोलिंग और मेंटेनिंग रूल्स एंड ऑर्डर और ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। ओके, और रियल सिचुएशन आपको पता है, बट या दिस इज द आइडियल सिनेरियो और आइडियल केस जहाँ पे स्टेट को लेजिटिमेट वायलेंस का अधिकार मिलता है। वहां पे आपने देखा हॉब्स के बारे में, हॉब्स ने क्या कहा
हॉब्स ने कहा स्टेट क्या है, स्टेट लेवाइथन है, जहाँ पे लोगों ने क्या किया, स्टेट्स को अपनी जो राइट्स है, जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्चुअल थियरिस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लोगों ने अपने जो राइट्स हैं वहाँ पे ट्रेड ऑफ कर दिया है अपने सिक्योरिटी के लिए। तो लेवाइथन फिर उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, नेस्टी ब्रूटिश शॉर्ट है, यानी कि वो क्या है, वो छोटा है, वो पाश्विक है, इसी वजह से हम लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें एक लेवाइथन चाहिए स्टेट के रूप में जो कि हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। और रूसो ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप जो है ना एक स्टेट जो है ना, एक स्टेट के पास सारी पावर हो। उन्होंने कहा कि जनरल विल, एक जनरल विल लाना चाहिए, जनरल विल उसमें जिसमें सारी इंडिविजुअल की राइट्स को बराबर तरीके से जगह मिले, और ये जो इंडिविजुअल, ये जो जनरल विल है लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए, और उसकी रक्षा कौन करेगा, स्टेट। तो उन्होंने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया स्टेट को लेकर के, ठीक है। तो ये सब जो है ना कुछ चीजें जो हैं आप देखोगे कि समय समय के साथ स्टेट से जुड़े आप चीजें पढ़ोगे जब भी आप थियरी पढ़ोगे। बट हुआ ये कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम ये आया कि जब आप स्टेट को ध्यान में रख करके, स्टेट को एज ए ब्लैक बॉक्स, सिर्फ स्टेट को पढ़ के अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझोगे ना, तो आपको चीजें जो है ना वो आपको क्या दिखेगी, वो कुछ चीजें ही आपको दिखेगी, और जो मेन प्रॉब्लम है कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, वो सब चीजें आपको दिखेगी नहीं। तो स्टेट एज अ ब्लैक बॉक्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विषय में, ये क्या है, वो दिक्कत क्रिएट कर देगा। क्योंकि आप देखो एक कॉन्सेप्ट दिया गया इसी आधार पे कि एक स्टेट क्या है, एक बिलियर्ड बॉल है, जैसे कि ये एक गेम है, यहाँ पे क्या है, ये बिलियर्ड बॉल गेम है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉल दूसरे बॉल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये बॉल रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और ये बॉल क्या करते हैं, हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। बट सिर्फ आप बॉल को देख करके आप उसके देश की जो कंडीशन है, उसकी डोमेस्टिक कंडीशन क्या है, उसके लोग किस चीज से सफर कर रहे हैं, इन चीजों को आप नहीं समझ सकते। तो ये जो स्टेट वाली स्टेट सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें स्टेट केंद्रित चीजों को आप समझते हो, ये आपको हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको संपूर्ण व्यू दे। और ये जो बिलियर्ड बॉल जो मॉडल है अंतरराष्ट्रीय विषय को समझने का, इसको दिया अर्नोल्ड वुल्फर ने। उन्होंने कहा कि हमारा अंतरराष्ट्रीय विषय है एक बिलियर्ड बॉल मॉडल है, जहाँ पे स्टेट जो होता है ना वो क्या करता है, हमेशा इंटरेक्शन में होता है, और वो इंटरेक्शन वो इस तरीके से करता है कि हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करता है, हमेशा एक दूसरे को पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और ये पावर जो होता है, ये पावर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय विषय में एक अपने आप को संतुलित करने की कोशिश होती है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें, ये सब रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विषय का। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर इशू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप स्टेट को केंद्र में रख करके चीजों को समझ रहे हो, लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं उनका क्या, ठीक है, दूसरे जो मुद्दे हैं उनका क्या, कल्चर से रिलेटेड या फिर जितने भी क्रिटिकल थिंकर्स ने उठाया उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं ना, वो अभी भी अनडिस्कस्ड है। और तभी से आपने देखा कि धीरे धीरे जो आप देखोगे सिविल सोसाइटी, ये सब हमारे सामने आए, और इन्हीं का अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय विषय में करना है ताकि हम संपूर्ण जानकारी ले लें। जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कि स्टेट कैसे ग्लोबल ईरा में, यानी कि आज के भूमंडलीकरण में कैसे अपने जो कार्य है उनको वो स्थापित करते हैं, कैसे अपने कार्य का निर्वाह करते हैं, ये चीजें जो है ना हमें समझने की जरूरत है। और ये एक डिबेट का इशू है कि क्या भूमंडलीकरण से आने से क्या स्टेट का जो राज्य का जो कार्य है वो संकुचित हो गया है कि उसका विस्तार हुआ है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन मैंने सिर्फ आपको आज की क्लास में स्टेट से रिलेटेड कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय में कॉन्सेप्ट्स बताएं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में दिखाया। कल मैं ग्लोबलाइजेशन, स्टेट कैसे ग्लोबल इरा में काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ PYQ देखेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, सिविल सोसाइटी के बारे में, या फिर हम देखेंगे नॉन स्टेट एक्टर है वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय में डिसीजन को या फिर निर्णय को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।